So, hello everybody, and welcome back to my YouTube channel. And in today's special podcast, I have a very special guest with me क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि we need some videos on GPAT last 40 day strategy. So मैं ले आया हूँ स्वयं मिस्टर महेंद्र महाजन को ऑल इंडिया रैंक 1 इन GPAT. एंड बिसाइड्स दिस इनके काफी अदर अचीवमेंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा. ही इज स्नाइपर ऑल इंडिया रैंक 21 and in medical device sniper all India rank 3, cat b all India rank 39, gate 2022 qualified, so he's a two-time gate qualified in third year as well as in the final year, and CUET the score rank is 253. So Mr. Mahendra Mahajan is currently pursuing his pharmaceutical management from Naipur Mohali and is a very nice person and very disciplined person, I must say. So thank you so much, Mahendra, for joining today's session. Thank you, Mr. Payam, for inviting me. I'm very excited to share my side and experience with the students. Okay. So you can proceed with the that been asked from the students. Sure. So, सबसे first and the most important question that they are asking, last 40 days में what should be their revision strategy? What all things they need to So revise? yes, specifically for final year students, वे देखो तुम लोगों ने सब पढ़ लिया. मैं फ्रैंकली पूरा चिल होके तुमसे बात करूंगा, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि तुम्हारा टास्क ऑलरेडी बहुत कम है. तो देखो तुमने ऑलरेडी सब पढ़ लिया. ओके. और जिन्होंने कुछ मेजर माइनर डिसाइड किए होंगे, डिसाइड किए होंगे कि ये मेरे मेजर टॉपिक है, ये मेरे माइनर टॉपिक है. मेजर में भी कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि मैं एनएस सी एन एस, जैसे कि कॉलेज का बोलता हूँ मैं, एनएस सी एन एस मैंने डिवाइड किया है. बाद में ऑटो कैड वगैरह को एनसेट को मैं कम टाइम दूंगा. ठीक है. तो तुम पहले एक ऑर्गेनाइज वे में अपना डिसाइड कर लो तो तुम्हें मेजर क्या पढ़ना है, माइनर क्या पढ़ना है. के बाद में भी बहुत लोगों की आदत क्या होती है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. सपोज फॉर एग्जांपल फॉर मी एक कोलॉजी इज माय वेरी फेवरेट सब्जेक्ट. तो मैं हर टाइम कोलॉजी पढ़ता था. कई बार तो मेरे सीनियर्स मुझे बोलते थे कि यार तू बार बार एडी लेके ही बस बैठता है, बोले हम्म. कोलॉजी करता है. अदर सब्जेक्ट भी तुझे करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटे वाले होते हैं ना, 38 38 28 10 9. ठीक है. हम्म. तो ये गलती मत करना. जो तुम्हें पसंद है वो ऑफकोर्स है, वो तुम्हें आएगा. ठीक है. जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें आएगा. हम्म. तुम उसको रिकॉर्ड भी कर लोगे. ठीक है. तुम्हें जो नहीं आ रहा है या तुम फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हो जैसे मैंने कहा. Yeah. Sure. नहीं है. या सो सर टिल महेंद्र सर कम्स बैक, एक पॉइंट जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला दैट वी मस्ट ऑल अग्री अपॉन कि हम हमेशा अपना टाइम उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें ऑलरेडी आती है, जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है. वो तो हमें वैसे भी आ जाएगा वहाँ, उसको रिवीजन की कम जरूरत है. वी शुड रिवाइज ऑन सर्टेन न्यू टॉपिक्स, सर्टेन न्यू थिंग्स जो हमें नहीं आती है या जहाँ हमारा वीक एरिया है. सो आई होप कि आप सबने ये पॉइंट नोट जरूर किया होगा महेंद्र का. आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस नो फॉर वरी. अस. नो वरी, मैं बोल प्लीज. रहा था कि हाँ ओके, मेजर एंड माइनर टॉपिक और जो अपने फेवरेट टॉपिक होते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या करो, हर एक टॉपिक में कुछ ऐसे फार्मा में फीचर है जो बियॉन्ड कंसेप्ट है, जो तुम्हें रट्टा करने पड़ेगा. तो फॉर हम्म. एग्जांपल टैबलेट का एग्जांपल देता हूँ मैं हर बार वही देता हूँ क्योंकि वो सबसे easy होता है अंडरस्टैंड करने में. क्योंकि तुम्हें पता है कि ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन क्या होता है, टैबलेट कैसे बनती है, पंचिंग मशीन क्या होता है. क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि डिसइंटीग्रेशन टाइम बताओ, डिसो टाइम बताओ. ठीक है. हम्म. फिल्म कोटिंग का टाइम बताओ. सेकंड थिंग, जो एप्रोडेट से उसका थियरी नहीं पूछेंगे कि कैसे होता है, स्ट्रेंथ बताओ. इसमें पूछेंगे कि हर एक पार्ट का जो नाम होते हैं हर एक पार्ट के, जैसे टरेट हो गया, जैसे अदर नेम से, तो उनका फंक्शन क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है. फिर उसमें कंसेप्ट में क्या आएगा कि टैबलेट की साइज किसके ऊपर डिपेंड होगी, हम्म. मतलब पंचिंग प्रेशर पे, जो तुम्हारा डाई होता है उसकी साइज पे. ठीक है. तो ऐसी चीजें ध्यान में रखो. ये तो पूरा बेसिक हो गया. हाँ, बाद में मैं बोलूँ कॉग्निसी का, तो उसमें तो तुम्हें रट्टा करना ही है. वो मेरा सबसे वर्स्ट मुझे पसंद नहीं था कॉग्निसी, क्योंकि उसमें तुम्हें रट्टा करना होता है. तो सोर्स सबको पता है क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स से. तो उसके केमिकल टेस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अल्कोलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड होगा, सैपोनिन हो गया, फ्लेवोनाइड हो गया. तो सब टेस्ट कर लेना. मतलब मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूँ कि जो रट्टा करनी होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आता है ना, तो हम्म. तुम्हें पता ही होना चाहिए वो माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर हो. जैसे कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो गया, नर्स इक्वेशन हो गया, उसके बाद हम्म. रेनॉल्ड नंबर हो गया. उसके बाद होता है मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन का एक कॉन्सेप्ट है उसमें है. तो ऐसे तुम स्टोक्स सबको लॉ. ब्राउन इन मोशन है. तो ये जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आया ये तुम्हें पता होना चाहिए. सेकेंड थिंग मैं बोलूंगा कि मेजर माइनर में डिवाइड कर लो लास्ट के दिन तुम्हारे. हाँ. एक होता था कि
कोलॉजी में मेरा ये बहुत स्ट्रांग है, तो इसको मैं थोड़ा कम भी करूंगा तो मतलब मेरा ये सपोज है कि मुझे कोलॉजी में बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मैंने कोलॉजी में करता आया था। मैंने लास्ट के 2 मंथ में कोलॉजी को बहुत कम टाइम दिया था। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोग्नोसी, स्टैटिस्टिक्स जिसको मैंने ज्यादा रिवाइज नहीं किया था उसको टाइम दिया था। तो मैं देख लो तुम अब तक जो करते आए हो ना उसको अभी टाइम मत दो, क्योंकि हर हम्म। किसी का एक होता है कि मुझे ये पसंद है, तो तुम अभी वही करोगे फिर से तो तुम्हारा इसमें लॉस होगा। तुम्हें जो नए आ रहे हैं ना, या तो सपोज किसी ने बोला एक पर्टिकुलर टॉपिक रैंडम, जिसको बोला आपने कि ये टॉपिक बता उसके बारे में तुझे कितना याद आ रहा है। सपोज मैंने अभी बोला कि कैप्सूल, कैप्सूल में तुझे क्या क्या याद आ रहा है, कि अभी सबने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया होता है, तुम्हें पता है वहां से क्या क्वेश्चन आएंगे, कैप्सूल की साइज पे आएगा, वो जो फीडिंग एपरेटस होते हैं उन पे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें याद आ रहा है क्या? मतलब मोरली विदाउट एनी रिविजन, विदाउट एनीथिंग, प्रिपरेशन के से तुम्हें कितना याद आ रहा है वो पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। ये मैं ये नहीं बोल रहा तुझे एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो टैबलेट करने के बाद जैसे बोला कि ट्राइग्रानुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, टाइप्स, बाद में कोटिंग आ जाता है, उसके एपरेटस आ जाते हैं, जो सारे पैरामीटर होते हैं उसके कंटिन्यूटी सब टेस्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर सब आ जाते हैं, ये तुमको इतना चीजें याद आ रही है, मतलब ठीक है तुम्हारे वो कंट्रोल में है। फिर उसके अंदर क्या है कि कितने टैबलेट्स लेते हैं, क्यों करते हैं, उसका रैशनल पता होना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है, डिसइंटीग्रेशन टाइम कैसे डिसाइड होता है, उसमें पंचिंग ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और हर चीज को कंसेप्ट वाइज ही स्टडी करो। सपोज बायो फार्म ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें उसको तो छोड़ना ही मत, उसका एडीएम भी बहुत अच्छे से करना, इसलिए थोड़ा मेटाबॉलिज्म उधर, थोड़ा केमिस्ट्री ज्यादा डाल दी उन्होंने, तो मेटाबॉलिज्म स्किप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 पेज है ना मेटाबॉलिज्म के, वहाँ पे जो भी टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन दिए वो इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के। एडीएम भी छोड़ना ही मत बायोफार्म का। और उससे करेक्ट तुम्हें पता चल, जब तुम बायोफार्म पढ़ोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि तुम फार्मा क्यों कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पे कोलॉजी भी आएगा, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, वहाँ पे केमिस्ट्री भी आएगा, तो सब इंटरमिक्स होके आता है बायोफार्म में। तो बायोफार्म का करना। बाकी मैं बताना चाहूंगा लास्ट के 40 डेज में मेजर माइनर में डिवाइड कर लो, जैसा तुम्हारा मूड होगा। अभी सिर्फ रात को पढ़ाई होती है, मेरी सुबह होती थी, तो मैं क्या करता था सुबह जो मुझे टफ लगता था जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सुबह था लेकिन टफ करना होता था, और कोरोलॉजी है तो ये मेजर टॉपिक में सुबह करता था। और खाना खाने के बाद ऐसे भी नींद आती है तो मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था, या फिर माइनर सब्जेक्ट लाइक कोर्स पकड़ लिया, माइक्रो पकड़ लिया, बायोटिक पकड़ लिया, वो पढ़ता था। ठीक है, तो शाम में फिर से अपना फोकस आने लगता है। ठीक है, क्योंकि हम कॉलेज में बैठते थे ना, तो फिर वो सब इधर उधर घूमते थे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो मोटिवेशन भी नहीं आती अंदर से, अपने को सामने वाले को देख के मोटिवेशन आती है। ठीक है, करेक्ट। तो मेरा भी वैसे ही था कि मोटिवेशन मतलब यार ये कर रहा था अपने को भी करना चाहिए यार, चिल नहीं मारने, चलो करना है करना है। फिर शाम में थोड़ा सीरियस माहौल रहता था हमारे कॉलेज में, तो शाम को फिर जो टफ वाला सब्जेक्ट है फिर से शाम में, ऐसा रोटेशन करते रहो। और कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार, अभी मैंने बोला मेजर माइनर करना है तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है तुम एएनएस स्टार्टिंग से चालू करोगे, ठीक है, अभी तुम सिंपैथेटिक सिम्पैथोमाइमेटिक लाइटिक करोगे, पैरासिम्पैथेटिक उसका लाइटिक करोगे, ठीक है, तो तुम कंटिन्यूशन में पूरा दिन भी कर लिया तो चलेगा, तुम हम्म। वो कंटिन्यूशन में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोला मेजर माइनर तो तुम करोगे कि ये मेजर पूरा खत्म कर दो। ठीक है, हाँ तुम इसमें कर सकते हो, जैसे कि अपना सीएनएस है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें 4-4 चैप्टर डिवाइड कर लो। तो मैं अभी पहले हिप्नोटिक्स वगैरह से डिडो कर लूंगा, एनेस्थेसिया कर लूंगा, उसके बाद में एपिलेप्सी वगैरह सिजोफ्रेनिया उसकी तरफ आऊंगा, ऐसे डिवाइड कर लेना। फिर तो तुम्हारा मतलब जो पैटर्न है ना स्टडी का वो चेंज मत करो, तो उसका वे चेंज करो कि तुम्हें राइट। क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तुम डिसाइड कर लो अभी। बाकी यही है, और लास्ट के पूरे दिन स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि पढ़ाई की है खुद पे हम्म। भरोसा रखो। जो भी किया है अभी नया तो मत पढ़ो, आई विल सजेस्ट नया कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि जब लास्ट 10 दिन बचते हैं ना पता चलता है कि अगर नया कुछ पढ़ा ना तो उस टाइम अपनी गलती रियलाइज होती है। मैं तो क्या बताऊँ, मैं लास्ट के 15 दिन में नया पढ़ रहा था, तो मेरी एक आधी एमसीक्यू दिख गया ना, तो फिर वो कंसेप्ट मतलब मुझे हम्म। बहुत कम से तो पढ़ी नहीं थी। लेकिन ऐसे होता है, कोई ना कोई लाइफ में छुपता है बनी, वैसा होता है। हाँ तो हाँ। तुम सब अब ये भी कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, और कोई दोस्त आता है भाई तूने ये पढ़ा क्या, एक वो आके बोलता है वो एप्पल रिएक्शन, वो अपने को पता नहीं होती भाई इसने क्या बोल लिया, तो मैंने देखा ही नहीं एप्पल रिएक्शन क्या होता है। करेक्ट। वैसा स्ट्रेस मत लेना, जितना तुमने किया है ना उतना परफेक्ट करो, अगर सब करने जाओगे ना जो तुमने किया है ना वो भी तुम्हें वहां पे याद नहीं आएगा। और एक सबसे बड़ी बात कि ट्रिक बनाओ, जो भी तुमने ट्रिक बनाओगे ना उसको अभी ट्रिक को रिवाइज करो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता मुझे कंसेप्ट याद नहीं आ रहा था लेकिन मुझे ट्रिक याद आ रही थी, और उसकी वजह से मेरा हम्म। क्वेश्चन करेक्ट हुआ था। ऐसा भी होता है कभी कभी तुम्हें कंसेप्ट याद नहीं आएगा, लेकिन ट्रिक ट्रिक भी अच्छे से बनाओ, जैसे कि क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे मिल जाते हैं, तो हम्म। वैसे ट्रिक्स में ही पढ़ाई करो, मैं तो आई वुड सजेस्ट ट्रिक्स मैक्सिमम बनाओ और ऐसा रिलेवेंट बनाओ। मैंने क्या किया था एक गलती, ये गलती सब मतलब मेरे गैंग थी मेरी पढ़ाई करने सबने की थी, कि हम इनिशियल से ट्रिक बनाते थे, ए फॉर दिस, बी फॉर दिस, सी फॉर दिस, हाँ क्लासिफिकेशन हो गया, कॉग्निशन हो गया, तो लास्ट हाँ। में मेरे पास इतने एबीसीडी हो गए थे, इतने एक्स वाई जेड ट्रिक हो गए थे
दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कॉग्निस वाला एबीसी था, कि कोलोजी वाला था, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तो अभी देखो, तुमने एक एनालिसिस किया है, 2 साल पढ़ाई की है, तुम लोगों को सब पता है। अभी तुमको सिर्फ एक वे बताना है। तब इस साल जैसे थर्ड ईयर के सेकंड ईयर को स्टूडेंट को बताने की जरूरत होती है कि तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम्म, तुमको सब पता है, तुमने रेफरेंस पढ़ा है, तुमने जो क्लास लगा होगा, सेल्फ स्टडी किया होगा, सब किया है। अभी तुमको सिर्फ वो चैनलाइज करके बार बार वही करना है। एमसीक्यू मैक्सिमम सॉल्व करो, क्योंकि अगर तुम रिवीजन करने जाओगे ना, तुम पढ़ोगे अरे ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है, वो और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैंने एक नोटबुक खत्म कर दिया है। तो उस टॉपिक के तुम लास्ट में ना एमसीक्यू दे दो। अभी एमसीक्यू की तरफ देखने के 2 पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मॉक टेस्ट। और सेकंड पर्सपेक्टिव जो कि मेरा था, मैं एमसीक्यू को एज ए रिवीजन करता था। मेरे एक सीनियर बोले थे मुझे, मैं क्या करता था, आज मैंने सुबह पढ़ लिया, मैं शाम को एमसीक्यू देता था, टेस्ट देता था। और मेरे हम्म, नंबर बहुत अच्छे थे, मैं बहुत खुश बैठा था कि चलो अच्छा हो रहा है, आपने आ जाएगा कुछ, पहले करेक्ट। 150 में तो आ ही जाएगा। तो वो मुझे बोले कि तू आज पढ़ रहा है, शाम को दे रहा है, जीपेट के टाइम पे ऐसा थोड़ी होगा कि तू सब एक दिन पहले पढ़ेगा या उसी दिन पढ़ेगा। तू एक बार कि आज पढ़ रहा है ना, तो 2 दिन बाद टेस्ट दे। मैंने वो भी ट्राई किया कि मैंने आज पढ़ लिया तो मेरे नंबर थोड़े कम आए, तो मैंने सोचा यार नहीं यार, उसी दिन पढ़ता हूँ। मैंने सोचा यार, एक मिनट अपन कर रहे हैं, ठीक है मैंने पढ़ा आज, क्योंकि शाम पे मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करता था ना, तो जो मैंने पढ़ा है उसमें से मुझे एक दो एमसीक्यू नहीं आ रहे थे। तो कि हम जब पढ़ते स्टार्टिंग में अपना फुल मोटिवेशन होता है मॉर्निंग में, 1 2 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 7 8 9 10 पेज के बाद अपना माइंड सेचुरेट हो जाता है। हाँ, अगर ब्रेक, मैं तो ब्रेक लेता ही नहीं था। ठीक है बेटा, तो ओ, पढ़ रहा हूँ, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, सिर्फ लाइन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ आगे। लेकिन जब एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू अपने ईगो हर्ट करता है, पता है। एमसीक्यू मेरा तो सीधा ईगो पे जाता था कि तूने इतना पढ़ा है फिर भी तुझे ये नहीं आ रहा है। मैं पूरा ईगो पे लेता था उसको। अभी मैंने करेक्ट। एमसीक्यू देखा, क्या ये टॉपिक आने रहा है यार, इतना पढ़ा, ठीक है। और जब तुम टेस्ट दोगे ना, तो उसके एनालाइज करो। मैं ये गलती करता था कि मैं टेस्ट एनालाइज नहीं करता, क्योंकि स्कोर अच्छा आ जाता था, थोड़े बहुत गलती मैं देखता नहीं था, मैं छोड़ देता था, चल पढ़ाई करते हैं तो करेक्ट। टाइम पास होगा। लेकिन एनालाइज करो, क्योंकि क्या होता है। और अपन क्या करते हैं, ये सिर्फ रेड रेड देखते हैं, क्योंकि हम्म। ग्रीन वाले तो अपने बराबर। लेकिन एक बात देखना कि तुम तुक्के में मारते हो, और तुक्के वाले भी ग्रीन होते हैं। और वो करेक्ट। इनकेस तुम्हें अगर लास्ट वैसा कुछ घुमा के क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में आ गया, और वो तुम्हें पता है यार मैंने एनालाइज करते टाइम इसको देख लेना चाहिए था एक बार, तो क्या करो, हम्म। जितने भी क्वेश्चन तुमने किया ना, भी स्टार्टिंग का 1 2 लेटर में समझ जाता है कि ये तो मेरा 100% बराबर था। और करेक्ट। बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल समझ जाएगा, अच्छा इसमें मैंने तुक्का मारा था एक वाले क्वेश्चन में, तो उस वाले ग्रीन को ध्यान में रखो, लिख लो उसको, कि तुम्हारा ओके। तुक्का बराबर आया है, अच्छी बात है। और रेड वाले तो तुम्हें रखना ही है ध्यान में। रखना तो ही है। फिर जब एनालाइज करो, सबमिट होने के बाद, तो जब तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हो ना, अपना इवैल्यूएशन करते टाइम, तो ग्रीन भी देखो और रेड भी देखो। जो गलती मैं करता था कि मैं सिर्फ रेड देखता था, वो भी कभी कभार, लेकिन लास्ट में तो एनालाइज करने होता है। और अभी जो जीपैट का पैटर्न चेंज हो गया है कि 25 क्वेश्चन हाँ। इस सेक्शन, और 36 मिनट है, और तुमको मतलब बाद में देखते भी ना आएगा क्वेश्चन। तो अभी करेक्ट। से प्रैक्टिस वैसी करो, पूरा पेपर स्टार्ट से एंड तक एक ही बार देखोगे। सेक्शन तुम डिवाइड कर लो 25 25 25 के, 36 मिनट अलॉट कर लो, और क्या करो उसके साथ खेलो। अभी अभी तुम्हारा सिर्फ खेलने का टाइम है, ठीक है। तो तुम सपोज रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है। अभी तो 50 50 का रिस्क तो था, एक तो मैं बोलूंगा जहाँ पे तो 50 50 हो ना, वहाँ पे तो रिस्क लो, 100% रिस्क लो। तो तुम्हें सॉल्व ए या बी में कम जब हो ना, तो उसको अटेम्प्ट करो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तुम कैलकुलेट कर लोगे तो वो अपना बेनिफिट में ही होता है, ठीक है। करेक्ट। मैं बोल रहा था वो सेक्शन के, तो तुम वैसे प्रैक्टिस करो कि स्टार्ट से तुम अभी बैठ जाओ, टाइम लगा दो मोबाइल में, ऐसे हम्म। पेपर तुम देख रहे हो लैपटॉप मोबाइल में, जो भी करोगे वो सॉल्व करो। उसका टाइम देखो, क्वेश्चन की जो नहीं आ रहे तुम्हें वो लिख लो। और अभी जितने गलतियां करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि लास्ट में पार साइड पे तुम्हारे से गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और एब्सोल्युटली। क्वेश्चन गलत आया है तो डिमोटिवेट मत हो, जितने तुम्हारे क्वेश्चन गलत आएंगे ना उतनी अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगा। उससे कॉन्फिडेंस कभी मत लो होने दो, क्योंकि जिनके अच्छे आते हैं ना, जैसे कि आ जाते बच्चों के आते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, ठीक है अपना तो स्कोर करेक्ट। अच्छा आ रहा है, वो एनालाइज नहीं करते। इंटेंशन में अच्छे से एनालाइज करोगे कि क्वेश्चन उसको लिख लो, उसका की पॉइंट, एटलीस्ट अगर एक साइंटिस्ट का हो ना, तो उसका नाम लिख लो, तुम्हें बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। तो फार्मा में ना, जो इटालियन वर्ड्स या जर्मन वर्ड्स है ना, उसको देखो। तो भी जैसे एक सोनोग्राफी करके वर्ड है, तो उसमें सोनो का मीनिंग साउंड होता है, ठीक है। हम्म। तो हमारे टाइम पे क्वेश्चन से वगैरह कुछ भी नहीं पता था, तो उसे वो नाम की वजह से मैंने पढ़ा था, वो नाम की वजह से मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया था, वो करेक्ट आ गया था। तो ये सिंपल होता है, हर एक चीज का मीनिंग। अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पूछा है, अभी सपोज पता होता है यार कि अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मैं एक बोलना चाहूंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक टॉपिक होता है,
ठीक है, तो ये हम्म, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, घुमा फिरा के पीरियोडिक मिक्सचर हो गया, इस पे क्वेश्चन आना है, घुमा फिरा के आ ही जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है ना, इसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ना इमर्सिफिकेशन है, राइट। इमर्सिफिकेशन है, बहुत सारे सेडिमेंटेशन के कॉन्सेप्ट, फ्लॉकुलेशन डिफ्लॉकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, और उसमें वो एक होता है, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल साइज बिगर होती है, इंस्टेबिलिटी का एक होता है, थियरी थी उसकी एक, हाँ। स्पेशल कोएफिशिएंट पढ़ाई कर तुमको शायद, क्या नहीं, है। हाँ, था एक कोई, तो कोई बात हाँ, नहीं, बट हाँ, समझ तो ही उसमें भी जाएंगे। साइंटिस्ट का नाम आई थिंक। हम्म, हाँ, तो वो सब बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसमें फिर क्या होती है कि सेडिमेंट जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल साइज कम, जिनकी पार्टिकल साइज कम होती है वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, हम्म, और वो फेस फेस सेपरेशन तो इनोसेंट में बाय द वे, वो छोटे छोटे पार्टिकल बिगर पार्टिकल पे कोई सी फोर्स वजह से स्टक हो जाते हैं, और वो करेक्ट। राइपनिंग, ऑसवर्ड राइपनिंग। ऑसवाल्ड राइपनिंग, हाँ। वो तो कर ही लो, फिजिकल केमिस्ट्री में सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे नर्व इक्वेशन है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो स्टार्ट में बोला तुमने, वो से इक्वेशन है ना, वो कर लो तुम, बाकी तो कुछ नहीं हो जाता है। अपने हिसाब से देखो कि तुमने लिख लो, पहले पेज पे लिख लो। हाँ, तुम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक दो सेक्शन कर लो, स्ट्रॉन्ग में क्या क्या है, उसको कैसे करना है, उसको छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि छोड़ ही दो उसको, उसको तुम और लुक करोगे, रिवीजन किसकी करोगे, जो तुम्हारा वीक है। और माइनर को तो कभी मत छोड़ो, बेशक माइनर ये सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन माइनर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा रैंक में अभी बोलता हूँ, केमिस्ट्री और माइनर तुम्हारा रैंक सेट करके, क्योंकि सब्जेक्ट सब करते हैं, लॉजिकल क्लासिफिकेशन सब करेंगे, केमिस्ट्री थोड़ा लोग करते हैं, माइनर बहुत सारे लोग एकदम माइनर छोड़ते हैं। तो तुम जूरिस्प्रूडेंस से लेके कॉग्निटिव कुछ भी नहीं छोड़ना है, माइक्रो बायोटेक बायोकेम कुछ भी नहीं छोड़ना है, और है ना, ये सब इंटररिलेटेड है। हम्म, तुम बायोकेम में क्या पढ़ते हो, सेल न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में तुमने वही पढ़ना है, वही पाथवे पढ़ना है, बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में सब सेम है, कोलॉजी में फिर तुम वही पढ़ोगे, सब इंटररिलेटेड है। जैसे गेट का भी प्रिपरेशन में मैं बताया था, स्टूडेंट्स को बताता था मैं कि सब इंटररिलेटेड है, मतलब एक समंदर है, फार्मा का जो नॉलेज है ना, एक समंदर है, तो इनकी सिर्फ बकेट भर के उठाना है, और जो तुम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे ना, उसमें वो डालना है, सिर्फ इतना ही है। तो तुम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो, रट्टा जहाँ पे मारना है वहाँ पे रट्टा मारो, बाकी तो हो जाता है। फिर रिवीजन और एमसीक्यू मैक्सिमम सॉल्व करो, और तो करेक्ट। डिस्कशन वगैरह का टाइम नहीं, अगर करते भी हो उसको स्पेशल टाइम दो, 1 घंटा है तो 1 घंटे से ज्यादा 1 मिनट ऊपर भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो हम्म, जैसे अपना डिसाइड कर लो, फिर किस में हो जाता है। करेक्ट। सो और महेंद्र कोई सर ने डाउट? काफी अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं आप लोगों को, है और दो क्वेश्चंस है सर, बट वन की पॉइंट्स जो मैं आपको लिस्ट करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स देखेंगे, जो सर ने बोला चैनलाइज करो जो आप पढ़ते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो जो रेड क्वेश्चंस हम सब यूजुअली देखते हैं ना कि जो गलत हुआ है वही देखो, लेकिन सर ने एक चीज बोली कि कभी कभी आप तुक्का लगा देते हो, और कभी कभी वो तुक्के के पीछे का रैशनल आपको नहीं पता होता, सो सी टू इट, क्या वो जाके वापस पढ़ो। ये बहुत अच्छी टिप्स दी है सर ने आपको, बहुत यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर हमें ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है तो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस, ऑल इंडिया रैंक 10 लानी है तो कितने, और ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लानी है तो कितने। तो तीन कैटेगरी वाइज है। बीस सी में से है। यस यस, आई गॉट इट। बीस हमारे टाइम पे होता है कि हम घूम सकते थे, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड, तुम्हारे टाइप में मतलब मैं थोड़ा बोलूंगा कि थोड़ा टफ सिचुएशन है, हाँ। लेकिन ये बात हर किसी के लिए, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। हम्म, जो जितने 40 50 60 हजार बच्चे बैठ रहे हैं, सबके लिए सेम सिचुएशन है, तो इसमें तो मतलब बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की टफनेस क्या है। कि जो मतलब हमारे सीनियर्स थे इनका एग्जाम तो नेक्स्ट लेवल था, जो अब तक की हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर था वो। तो उसमें तो 95 100 भी किए होंगे, तो उसमें भी रैंक 1 10 में आ जाता था। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं चला गया था 123 तक, क्योंकि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में क्या था, किसी ने इसका एग्जाम टफ आया था, और हमारा शिफ्ट में पेपर हुआ, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में मेरे दोस्त के साथ बात की, भाई कैसा गया, वो बोल रहा है भाई बहुत छपरी पेपर था, ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ क्लियर से हम जो टेस्ट देते थे ये से, वो तो वो अच्छी थी, ये तो पूरा मतलब बहुत ईजी था, तो भाई इसको तो इजी गया। और एक था कि एक इजी आता है एक टफ आता है, ऐसे सीन है, बोलते थे कि अगर सेकंड शिफ्ट दो शिफ्ट में पेपर होगा तो एक ही से आता है, बोले एक टफ आता है, कोई बोलता था कि बैलेंस आता है और लेफ्ट से ऊपर होता है। फिर दिमाग में तो था कि दोस्तों को पूछा, वो बोल रहे 100 की है, 110 की है, 95 की है, मेरे दिमाग में क्या था कि मैक्सिमम करना है। तो पेपर से पहले तो वैसे 100 120 110 में पढ़ता था, जैसे मॉक टेस्ट में भी। तो जब मैं बैठा एकदम तो मुझे सभी आ रहे थे,
यार इतना तो इंटेलिजेंट नहीं साला, अपन सबके से यार है अपने को। तो मैंने कहा, मैंने लास्ट में देखा कि मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े सिर्फ। मैंने 2 वाले थे सिर्फ कि जो मैंने छोड़े थे, तो 120 से बहुत ज्यादा हो गए, तो मैंने कैंसिल किए। मैं आया 117 तक। और फिर ठीक है भाई, इतने बहुत थे, इतने ज्यादा भी मत रिस्क ले। और तो बाद में देखा जो मैंने छोड़े थे ना वो भी मेरे करेक्ट थे। तो ऐसा भी होता है। तो क्या करो अभी तुम्हारे पास, मैं बोलूंगा तो एग्जाम की डिफिकल्टी देखो पहले। यार तुम देख भी नहीं सकते, क्योंकि भी ऐसा है ना, एक बात नहीं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन से बोलो क्या आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा रैंक का तुम साइड में रख दो, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। क्वेश्चन से बोलो क्या आते हैं। अभी स्टार्टिंग में तुम एग्जाम देने के बैठो, बैठे तुम, सपोज तुम्हें तुम्हारा केमिस्ट्री के फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें स्टार्टिंग में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, तुम्हारा परसेंटेज बन जाएगा, भाई पेपर तो इस तरह का बहुत टफ है। हाँ, उस टाइम पे टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा भी मत करना कि आगे इजी है तो तुम स्किप भी करते जा रहे हो, वैसा मत करना, ठीक है। तो तुम्हें एक बैलेंस अप्रोच रखना है कि अभी मैंने सपोज मैंने स्टार्टिंग के 2 स्किप किए, तो आगे का 2 में मुझे थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है, वो बैलेंस ही होता है कि टफ क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम में होंगे, और ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुम्हें टफ क्वेश्चन आए, और ये भी हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें इजी क्वेश्चन आए, तुम्हें जो लगे ना इजी है उसको छोड़ो ही मत, उसको मार दो तुम। हाँ, ए और बी बोला वो भी अटेम्प्ट करो। और मतलब ऐसा हो रहा है कि यार आप और नहीं चलो, क्योंकि अरे तुम्हें लिखना भी नहीं है यार, क्योंकि पेन पेपर भी अलाउ नहीं है भाई, इस बार ऐसा है, ना वो प्रोवाइड करने वाले हैं, ना ये लेके जा सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब प्रैक्टिस कर लो ऐसे माइंड में कि तुम अभी देखो किसे कैलकुलेट करोगे। करेक्ट। तो हाँ, प्रैक्टिस तो करते टाइम तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसे करोगे। एक सिर्फ बैक ऑफ द माइंड में होता है कि मैंने बहुत, इतना प्रैक्टिस से तो पता लग ही जाता है कि अपन ने कितने छोड़े होंगे, कितने अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, तो वो तुम बना लो। और रैंक के लिए कुछ कितने अटेम्प्ट करना, ये सब डिपेंड होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, हम्म। ठीक है। अब एग्जाम डिफिकल्ट हो तो ऑब्वियसली सब कम अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम इजी हो तो सब मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। और मैं करेक्ट। तो ये बोलूंगा कि रैंक का चक्कर अभी दिमाग में मत डालो, अभी दिमाग में हाँ। ये रखो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे वहां पे प्रेशर आएगा। मैं करेक्ट। मेरा बताता हूँ, मैं थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर लिया था, तो मैं हम्म। खुश था। हमारे कॉलेज में कैसा हुआ था, 5 लोग क्वालिफाई हो गए थे, उसमें 4 मेरे सीनियर थे कि जो फाइनल के थे, और मैं अकेला था थर्ड ईयर से, तो मैं कॉन्फिडेंट था ठीक है अपना गेट अगले साल भी निकल जाएगा, जीपैट भी निकल जाएगी। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आती है ना, उस टाइम इतना प्रेशर होता है, फैमिली की तरफ से भी, कॉलेज की तरफ से भी, दोस्त की तरफ से भी, और जो थोड़ा अपना जिनसे बनती नहीं उनका तो अलग प्रेशर होता है, छोड़ना हमारे भाई ये तो 50 हो गया था थर्ड ईयर में, वो अलग प्रेशर, ठीक है। तो ये सब प्रेशर लेके जब तुम एग्जाम को बैठते हो ना, वो प्रेशर अलग होता है। और तुम उसमें आप रैंक का भी डालोगे कि मेरी तो रैंक आनी है, तो वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अभी हम्म। क्या करो, अपना बेस्ट दो, सब पढ़ लो, रैंक वैंक के चक्कर में आओ ही मत। वो तो एक मोटिवेशन होगा कि तो फाड़ना है अपने को और रखना, लेकिन फर्स्ट ही आना है, टॉप 10 ही आना है, ये मत रखो। ये कब करेक्ट। रखो, अभी तुम मॉक दे रहे हो ना, उस टाइम पे दिमाग में रखो, लेकिन क्या एग्जाम देने वेट हो गया ना, वहाँ पे अभी वही मैं थर्ड ईयर में क्वालिफाई था, फाइनल में गेट क्वालिफाई था। नाइपर देने के लिए गेट क्वालिफिकेशन इज मस्ट, गेट जीपैट या नेट। तो मुझे ये तो पता था, मैंने नाइपर का फॉर्म भी गेट के बेस पे भरा था, ठीक है, मेरा हो गया था, तो मुझे टेंशन तो था नहीं कुछ। मैंने भी। फिर भी मैं जीपैट में, मैं से था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था यार तू ये कुछ मायने करती ये सिर्फ, फिर भी मैं चेक कर रहा था। तो ये एक फैक्टर होता है, तो वहां पे देखो तुमने 2 साल, 3 साल, 10 महीने, 8 महीने, 5 महीने, कुछ अभी भी जागे होंगे 3 महीने, इतने भी पढ़ाई क्यों, तुम्हारे 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी रैंक कैसे क्वालिफाई होगी कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखो कि 3 घंटे में अपने को काम और स्टेबल रखो। बाकी मैं एक सजेशन दूंगा कि तुम अपना काम और स्टेबिलिटी बना के रखो, उसके ऊपर भरोसा रखना। और 2 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, तो वो डाले होते हैं, 10 क्वेश्चन से किसी को नहीं आते, 3 4 तो आते ऐसे होते हैं क्वेश्चन। मैंने बोला ना कि 123, उसमें तो मैंने 10 12 तो तुक्के तुक्के मारे ही थे ना, इतना कोई नहीं होता इंटेलिजेंट। तो इनको भी पता था कि बच्चों की लेवल क्या होती है, कि पेपर सेट करने वाले व्हाइट बाल वाले होते हैं। करेक्ट। अपने को तो मतलब फील्ड का भी तो कुछ भी नहीं पता होता अपने को ड्यूरिंग द फॉर्म, करेक्ट। तो टेंशन लेना ही मत। फिर ओके। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसीलिए जो होती है कि उसमें स्टडी चेक नहीं होता, तुम्हारा माइंड सेट चेक होता है, तुम सब क्वेश्चन को कैसे टैकल कर ले हो, इजी मीडियम को कैसे। और एक चीज, इजी क्वेश्चन जब आए ना, तो कैसे तुम्हें लगे अरे ये तो मैंने कर लिया, उसको 4 बार रीड करो, हम्म। क्योंकि ये होता है। मैंने खुद ने 2 3 क्वेश्चन बाद में चेंज किए थे, यार भाई ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे होता है। जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे ना, उसको 2 से 3 बार देखो। तो मेरे दोस्तों तो इतने मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत हुए ना,
वो कैसे करते हैं हम हड़बड़ी में, आगे क्लिक करके आगे जाते हैं। करेक्ट। तो उसको तुम जो चीज लगे ना उसको 2-3 बार रीड करो। तब तो अपन करते ही है 2-3 बार, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो। और सेफ नंबर अगर मैं बोलूँ रैंक के लिए, मॉक हाँ टेस्ट में तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, वहां से तुम्हें आइडिया आ जाता है, ठीक है। सर, और हाँ अगर आप तो ये भी फिर भी बोल सकते हैं कि अभी 40 दिन ही बाकी है, तो कितने मॉक्स डेली अटेम्प्ट करे, या एनी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ये शुड लाइक किस पैटर्न में, जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक दे या फिर पूरा जो 125 मिक्स्ड वाला फुल लेंथ टेस्ट, राइट? आई वुड सजेस्ट अभी तो सब्जेक्ट वाइज दो सीधा, क्योंकि ओके। उसकी तुम्हें आदत होनी चाहिए। हम्म। तुम सब्जेक्ट वाइज देंगे मतलब माइंड ऐसा नैरो रहता है, क्योंकि मतलब आदत कैसी हो जाती है, तुम कोलॉजी दे रहे हो ना, तुम कोलॉजी के बारे में सोच रहे हो, ओसी दे रहे हो ओसी के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जब सब कुछ एक साथ आते हैं ना, तब जो खेले ना वो वही उस टाइम समझता है तो भाई सब सब्जेक्ट का ये आता वो आता, वो उस नोटबुक में था, वो उस मॉड्यूल में था, वो वहाँ पे दीवार पे लिखा था। उसे सब उसके मतलब है ना आदत पहले से होनी चाहिए, मतलब लास्ट में तब कुछ नहीं लगता फिर। करेक्ट। और अगर जब देखे ना करने और तुम मौके जब दे फॉर्म दे तो नहीं बनाते, पीरियड हो गया, इनामदार हो गया, लास्ट ईयर हो गया, तो उसका इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। और बाकी यही है मेजर में मैंने बोला, रिवीजन भी वैसे रखना मेजर माइनर वाला। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच हाँ महेंद्र सर, आपने इतना टाइम निकाल के अपने हमारे एस्पायरेंट्स को इतना ज्यादा गाइड किया, इतना ज्यादा टिप्स दे एंड डूज एंड डोंट्स बताए, कि आपका एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करके, सो प्रोबेबली वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो कंप्लीटली रिलेट कर पा रहा था ड्यूरिंग द एंटायर पॉडकास्ट। आई वन थिंग दैट बिफोर द सेशन एंड्स, मैं बोलना चाहूंगा महेंद्र सर के बारे में, कि सब बोलते हैं ना कि उनके AR1 आ गई, AR1 आ गई। तो उनमें ना एक चीज बहुत, दो चीज बहुत अच्छी थी। एक है डिसिप्लिन और एक है कंसिस्टेंसी। मतलब आई हैव बीन, हम लोग सेम फ्लोर पे रहते हैं इन माई हॉस्टल, सो मैंने देखा है उनमें, लाइक वो बहुत मेहनती लड़का है, बहुत हार्ड वर्किंग है, नॉट जस्ट फॉर सेइंग, बट वो जील एंड परसिवियरेंस अगर हर किसी को, अगर तुम बोलते ना कि मुझे चाहिए AR1, ऐसे नहीं मिलता है। वो जील परसिवियरेंस लाओ, तब आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सो यस महेंद्र सर, जो और बच्चे मैं एक डाउट, बात बताना चाहूंगा मोटिवेशन के लिए, या सॉरी टू इंटरप्ट। या प्लीज प्लीज। मोटिवेशन के लिए एक बात बताना चाहूंगा, ये देखो, हाँ अभी टाइम तो मोटिवेशन का ही है, क्योंकि वो पर लो फील होगा, कुछ याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, बाद में फिर से आएंगे स्नाइपर का जो मैटर हो रहा है वो। तो अभी ना क्या करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, फिर ना वो दिन याद करो कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, हाँ, और तुम्हारे माँ बाप के मतलब आंख में आंसू है, हाँ, वो और वो सबको बता रहे रिलेटिव्स में, अपने गली में, अपने अपार्टमेंट में, फ्लैट में, सबको बता रहे कि मेरे बच्चे का स्टेटस रखे व्हाट्सएप पे, वो सपने देख रहे कि अभी नाइपर के लिए क्वालिफाई, नाइपर का एग्जाम देगा, मोहाली में जा सकता है, घर से दूर जाएगा पढ़ने के लिए। वो चीजें दिमाग में लाओ, एक चीज लाओ, आगे तुम्हें फ्यूचर में प्राइस टैग को देख के तुम सोचोगे नहीं ये अपने को लेना है कि नहीं, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहन एब्सोल्युटली। के लिए, प्राइस टैग के बारे में तुम्हें सोचना ना पड़े, वो दिन याद करो ना। अभी तो ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, लेकिन सिर्फ वो एक चीज मैं तो वही करता था, मैं आंख बंद करता था और मतलब मम्मी पापा को इमेजिन करता था कि वो हंस रहे, वो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, या फिर उनको कोई आके बता रहा है कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया। करेक्ट। दैट्स ओनली मैटर, बाकी कुछ नहीं। बाकी दोस्त वगैरह आपने तो खुश होते ही हैं, लेकिन एक बार लाइफ में ना खुद से पूछो कि अपनी वजह से पेरेंट्स कब रोए थे, और पॉजिटिविटी, नॉट फॉर नेगेटिव थिंग। हाँ, मैं तो एक ही बात हमेशा बोला था कि मेरे को ऐसा पूछते थे ना कि तू इतना मोटिवेट कैसे रहता है, इतना कैसे पढ़ लेता है, दोस्त बोले थे चिढ़ाते थे, मैं तो ये बोला था मतलब मजाक में कि मुझे मेरे मम्मी पापा को एक दिन रुलाना है, लेकिन आ खुशी के आंसू, ठीक है। हाँ, लवली। तो वो एक चीज कि वो माइंड में ना ऑल द टाइम माइंड में चाहिए कि भाई करना है तो करना है। मतलब एक चीज तुम लाइफ में याद करो कि मैंने घर वालों को प्राउड कब फील करवाया था। ये एक क्वेश्चन हर दिन खुद को पूछो, अगर कोई एथ लिस्ट में होगा उसके बाद आंसर होगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने सेकेंड ईयर तक मैं बैक बेंचर था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर कोरोना के टाइम पे फाइनेंशियल थोड़ा वीक था, उस टाइम में सीरियस हुआ था लाइफ में, ठीक है। तो उस टाइम में इतना हुआ था, फिर लॉकडाउन में भी 3-3 4-4 बजे तक पढ़ लेता था। सोचो लॉकडाउन में तो कुछ भी मोटिवेशन नहीं था, कॉलेज के राइट। लेक्चर करना है करो, कुछ भी मोटिवेशन नहीं था। लेकिन फिर उस टाइम फिर अपना घर का देखो भाई, अगर तुम घर के अच्छे भी हो फाइनेंशियली, फिर खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि घर वालों के लिए अपन ने क्या किया लाइफ में, क्या किया। कि अपनी वजह से वो प्राउड फील हो रहा है उनको एटलीस्ट। अभी तुम फयान सर की स्टोरी वगैरह देखते हो, तुम्हें तो बहुत मोटिवेशन आती होगी, अरे तो उनके पास इतने सर्टिफिकेट अवार्ड से, अभी रिसेंटली उनके पापा ने वो अवार्ड रिसीव किया। तो हाँ। मतलब सोचो ना कि अपने पेरेंट्स सामने जा रहे हैं यार स्टेज पे, हम्म। तो वो सिर्फ एक ही बात,
चल मेरे को, बस बाकी कुछ नहीं। कुछ लगे ना ऐसे कि डिमोटिवेट हो रहा है, ये तो सीधा नाइपर का वीडियो देखता था, घर वालों को मतलब क्या यार, बढ़िया। मोटिवेशन के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ घर वालों का चेहरा, उनकी आंखें, दो ही चीज, बाकी कुछ नहीं। परफेक्ट। इससे बड़ी मोटिवेशन और कोई हो ही नहीं सकती। सो दैट वाज महेंद्र महाजन विथ मी। एंड आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। डेफिनेटली एज एंड व्हेन उनको टाइम मिलेगा तो वो आंसर करने की आई जरूर विल आंसर, आई करेंगे। विल डेफिनेटली। अरे दैट्स ग्रेट। सो आई होप आप सब आप महेंद्र को जितने क्वेश्चन डाल सकते हो ना, डालो कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आई होप आप सब महेंद्र के टिप्स ले, उनको एज मोटिवेशन मान के उन्होंने जो चीजें बोली है वो, जो चीजें करने बोली है वो करे, और जो चीजें ना करने बोली है वो ऑफ कोर्स अवॉइड भी करे। राइट। जैसे कि वो एक ही टॉपिक जो आपको आता है वो बार बार रिपीट करना पड़ना, वो मत करे। इससे अच्छा कोई ऐसा टॉपिक ले जो आपको थोड़ा कम आता है। सो सर के टिप्स काफी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही प्यार करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच महेंद्र वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम।